नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम थर्मामीटर दिल्ली वाला, और ये एपिसोड है सेनापति। अब लगातार कई सेनापतियों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। एक तो पब्लिक है जिनको हम थर्मामीटर लगा रहे हैं, मूड क्या, माहौल क्या, मिजाज क्या। एक थर्मामीटर कैंडिडेट्स को लगा रहे हैं, रणबांकुरे, यानी जो चुनावी मैदान में प्रत्यक्ष तौर पर है। लेकिन ये भी आप समझिए कि जब कोई एक कैंडिडेट किसी भी एक पार्टी की तरफ से जब वो चुनावी मैदान में होते हैं, खास कर करके लोकसभा चुनाव में, और हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो एक लोकसभा जो कंस्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, उसमें विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। तो एक बड़ा एरिया है, एक बड़ा दायरा है, तो कई सेनापति बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं भिवानी, और भिवानी में अगर जेपी दलाल का जिक्र ना हो तो फिर कहानी पूरी नहीं होती है। अब जेपी दलाल साहब, आपको पता है कि जो ये मंत्रिमंडल था, जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो कृषि मंत्री थे। खट्टर साहब की विदाई हुई और नायब सैनी जब आए तो उस मंत्रिमंडल में जो पुराने लोग थे उनमें से कुछ लोगों को तो लिया गया, कुछ लोग ड्रॉप भी हुए, और इनके कद का इजाफा हो गया, ये फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। हालांकि कई बार मैं ये मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि हरियाणा का जो इतिहास है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर, एक सिर्फ गीता बुक्कल को छोड़ करके, दोबारा जीतने में बड़ी, मतलब इतिहास ऐसा रहा है, लेकिन इतिहास बदलता रहता है, वो तो चलिए ठीक है। तो अब ये आप इसको समझिए, भिवानी में धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर सिंह है, वो पहले ये कहते रहे कि अब तो हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, लोकसभा का कई तरह की चीज़ें होती रही कि हम काम नहीं करवा पाए, ये सब ऑफिशियल स्टेटमेंट है धर्मवीर जी का। इधर किरण चौधरी, ये बंसीलाल का इलाका है, किरण चौधरी तोशाम से हैं और अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए लगी हुई थी। एन वक्त पे टिकट कट गया और राव दान सिंह, जो कि हुड्डा साहब के बड़े करीबी हैं, उनको टिकट मिल गया। अब यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं और पेचीदगियाँ हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों तरफ बड़ा उठापटक का दौर है। अच्छा, तीसरा एक और बता दूं, राव बहादुर सिंह को टिकट दे दिया जेजेपी ने। अब पिछली बार उनको 2 लाख के ऊपर वोट आ गए थे और अहिरवाल बेल्ट से आते हैं। अब एक मसाला ये भी ऐड हो गया है। तो हमने कहा कि जब सेनापति हैं जेपी दलाल साहब, तो खाते खाते उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है दलाल साहब आपका। जी धन्यवाद शशि भाई। तो ये मसाले वाली सब्जी, अच्छा ये बता रहे हैं दलाल साहब कि ये भिवानी की बड़ी मशहूर डिश है जो जूस में बनाया जाता है। क्या है ये, इसका आप बता रहे थे कुछ? जूस में बनाया जाए तो पनीर की आलू की जूस की सब्जी है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालते अच्छा, पानी बिल्कुल नहीं डालते हैं। और ये शहर की फेवरेट है। यहाँ भिवानी की ये पहचान है। यहाँ पर अकेली सब्जी बिकती है। अच्छा, ये सिर्फ सिर्फ सब्जी सब्जी लोग लेते बिकती है, हैं। हाँ हाँ। अच्छा, फिर देखिए तोरी, यानी नेनुआ भी कहते हैं, तोरी भी कहते हैं, वो सब्जी है। लोबिया दाल ये भी है। अच्छा, ये आम, आम भी है ना? और आपने सुना होगा कि आम के आम गुठली के दाम, इधर सैलेड भी है, रोटी भी है। चलिए शुरू करें सर। तो ये आपने कहा कि ये एक डिश है जो सिर्फ सब्जी सब्जी ही बिकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग इसके साथ रोटी लें, मतलब ये इसकी इतनी डिमांड है। ये आपका जो कैंडिडेट है बीजेपी वाले, वो भी कुछ ऐसे ही सब्जी की तरह है लगता है। धर्मवीर जी कई बार ये स्टेटमेंट दे चुके पहले कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनका काम नहीं हो पा रहा है, ब्ला 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 ब्ला। ये एक बड़ी चर्चा थी कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। लिस्ट आई तो धर्मवीर जी का भी नाम आ गया। नहीं, इस बार तो उन्होंने चुनाव लड़ने की बात की थी। पिछली योजना में उन्होंने कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता, विधानसभा लड़ना चाहता विधानसभा हूँ। में इच्छुक है। इस बार तो वो पिछले 1 साल 1.5 साल से यही कह रहे हैं कि मुझे लोकसभा में ही जाना है। अच्छा। और धर्मवीर जी हमारे 40-50 साल पुराने साथी हैं। हालांकि हम अलग अलग पार्टी में रहे हैं, लेकिन वो सौभाग्यशाली हैं। लक्की तो कहते ही हैं उनको। उनको तो शाम विधानसभा में जीत हुई, उनकी बारडा विधानसभा में जीत हुई। एक बार उनको वहाँ से सोहना से भी। सोहना में भेजा, वहाँ भी लकीली जीत हो गई। तो
लोग उनको भाग्यशाली मानते हैं। भाग्यशाली भी मानते हैं, और अपने तरह ये मौसम वैज्ञानिक भी कहते हैं कि उनको ये पता है कि कहाँ का किसका कैसा मौसम है, वो उस तरफ चले जाते हैं। देखिए, वो तो राजनीति में परिस्थितियाँ होती हैं कि कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोगों को पार्टियां बदलनी पड़ती है, और राजनीति करने वाला आदमी, हर आदमी यही चाहता है कि मैं जाऊं तो ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे फ़ायदा हो, जो पार्टी का रुतबा अच्छा हो, लोगों में उसका जन समर्थन हो। कोई ऐसी हारने वाली पार्टी में तो कोई भी नहीं जाना चाहता। विचारधारा पे बहुत कम दल बदले जाते हैं। जो एक बार राजनीति में आदमी स्थापित हो जाता है, वो जीतने के लिए जाता वो है, जीतने के लिए मंत्री बनने के लिए ही जाता है। कोशिश तो यही होती है। ये इतना विरोध क्यों हो रहा है? कई वीडियोस वायरल होते हैं कि बहुत विरोध हो रहा है धर्मवीर जी का। शशि जी, ये हरियाणा की राजनीति जो पिछले 3-4 साल 5 साल से जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, एक नई प्रथा शुरू हो गई कि पहले किसी भी पार्टी का कोई भी नेता है, पूरा गांव ध्यान से उसकी बात सुनता था, चाय पानी करता था, उसको वोट दे या ना दे आदर सम्मान से भेज देता था। लेकिन जब किसान आंदोलन में कांग्रेसियों ने एक अपने आदमी भेज करके एक सिस्टम ये शुरू किया कि सत्ताधारी पार्टी नेताओं का उनको गांव में ना घुसने दो, उनको सड़क पे ना निकलने दो, उनके रास्ते रोक दो। वो एक अलग विषय है कि किसान आंदोलन सही था, गलत था, मांगे जायज़ थी या नहीं थी, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कांग्रेस ने पूरी पूरी कोशिश की। और वही जो प्रथा है वो अभी भी चली हुई है। उनके कार्यकर्ता ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी परसेप्शन ऐसी हो जाए कि सत्ताधारी पार्टी का बहुत ज़्यादा विरोध है। अच्छा, तो लेकिन विरोध सच्चाई ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। उसकी मैं, आप तो पूरा देश का माहौल देखते हैं। आज से कुछ महीने पहले चुनाव हुए विधानसभा के, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, और इस सोशल मीडिया से या हीरसे से ऐसा माहौल बन गया कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो था कि 100% कांग्रेस लौटेगी। आप और हम बात भी करते थे। लेकिन ये जो ऊपर माहौल बनता है, धरातल पे वैसा नहीं होता। धरातल पे कुछ और है। पिछले चुनाव के अंदर जो किसान आंदोलन में बाई इलेक्शन हुआ था सरसा में, और हमारे कैंडिडेट को कुछ गांव में घुसने नहीं दिया गया, एलनाबाद में, और उन सारे गांव में बड़े भारी बहुमत से हम जीते। मैं उसका गवाह हूँ। आप ये हनुमानगढ़ की तरफ से जी, जब आप हरियाणा में इंटर करते हैं तो पहला बूथ उधर ही पड़ता है। जी जी, और जिसकी बहुत सारी खबरें चली थी, किसान टेंट लगा के जो बाहर थे। अगर उस चुनाव के दौरान जब मैं उस गांव के अंदर गया तो मुझे लगा, और जब रिजल्ट आया तो पिछली बार से ज़्यादा वोट बीजेपी को वहाँ मिल गया, जबकि बाहर इतना विरोध था। और ये बहुत खबरें चली। परसेप्शन ये बन जाती है कि बीजेपी का बहुत विरोध है, कैंडिडेट का विरोध है, पार्टी का विरोध है, इनको कोई घुसने नहीं दे रहा। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। ये जो राजनीति शुरू की है किसी भी पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। हमारे संविधान ने बोलने का अधिकार सभी को दिया है, अपनी बात रखने का अधिकार सभी को दिया है। हमारे विरोधी हैं वो भी अपनी विरोध करें, बात करें, पब्लिक में जाएं, लेकिन ये समझें कि भी इन चीज़ों से वो कोई लाभ उठा लेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन इसका नुकसान तो होता है ना परसेप्शन वाइज, क्योंकि इलेक्शन जो है इस गेम ऑफ परसेप्शन। चुनाव जो है एक गणित है, और जब इतने विरोध हो जाएंगे, मतलब 1-2 हो जाए तो ठीक है, इतने विरोध अगर होते हैं तो उसका एक परसेप्शन वाइज उसका नुकसान तो होता है।
मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी के पास भी कार्यकर्ता है, हर गांव में है। हम चाहें तो क्या हम दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध नहीं करवा सकते क्या? करवा सकते हैं। लेकिन उससे राजनीति का स्तर कहाँ चला जाएगा? आप जो अब विरोध कर रहे हैं उनके एंटीसीडेंट वेरीफाई करिए कि वो कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता है। तो आपको लगता है ये जितने विरोध हैं प्रायोजित, ये सब प्लांटेड हैं, प्रायोजित हैं, मतलब लोकल लोगों को इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है? हो सकता है कुछ का हो, थोड़ा बहुत का, एका दुक्का का हो, प्रभावित हो जाते हैं लोग, किसी लोग की जायज़ समस्या भी हो जाती है। और ज़्यादातर तो लोग यही कहते हैं लोकसभा के अंदर कि वे आप हमारे यहाँ 5 साल से क्यों नहीं आए। अब लोगों की अपेक्षा ये रहती है कि सांसद जो है उनकी शादी में आए, उनके मुंडन में आए, उनके कोई और कार्यक्रम उसमें आए। एक सांसद के पास जो है 600-700 गांव है, संभव नहीं है। अच्छा, ये जनरल शिकायत रहती है कि आप आए नहीं, आप 5 साल तक दिखे नहीं। और ये सभी पार्टी वालों से रहती है। हाँ ये सौभाग्य से 10 के 10 जो सांसद हमारे हैं, हाँ तो उस इस वक्त शिकायत, ये खासकर ये शिकायत ना आने की, हाँ वो हमारे वाले उसके खिलाफ है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, हाँ भारत का मतदाता बहुत समझदार है। वोट देते वक्त ये सोचता है कि ये चुनाव देश की सरकार बनाने का है, प्रधानमंत्री बनाने का है। मतदाता ने पहले भी देखा हुआ है वक्त जब मिलीजुली सरकारें होती थी, प्रधानमंत्री 6-6 महीने साल में बदलते रहते थे, देश की अर्थव्यवस्था का ध्वस्त हो गई थी, महंगाई डबल डिजिट में थी। मतदाता ने ये भी देखा हुआ है कि संसद द्वारा पास कानून, प्रधानमंत्री द्वारा पास कानून को एक असंवैधानिक ताकत सोनिया जी के बेटे राहुल जी कैसे कागड़ फेंक देते हैं। तो मतदाता के दिमाग में ये है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बने, जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, कोरोना के संकट के अंदर बेस्ट प्रबंधन किया है, जीडीपी तेज गति से बढ़ रही है, या ऐसे कोalition को दे दे जो बगैर दूल्हे की बारात है। वो कहते हैं कि दुल्हन के घर के बाद हम फैसला करेंगे दूल्हा कौन होगा, तब वो झगड़ेंगे, पहले मैं हूँगा या 6 महीने के लिए ये रहेगा। तो मतदाता, ये जो आपने अभी राहुल गांधी वाली बात की ना कि ये फाड़ दिया वो फाड़ दिया जी, ये पिछले 1-2-3 दिन से ये सब शुरू हुआ है। जब से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जब से ये लाइन बहुत स्ट्रांगली लिया कि ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं है, ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये तब से मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के लोग अब ये कागज़ फाड़ा तो ये फाड़ा वो फाड़ा, अब ये काउंटर में शुरू हो गया है। तो ये बीजेपी डिफेंसिव हो रही है या मतलब ऑफेंसिव चुनाव में है या डिफेंसिव हो गई अब? देखिए शशि जी, 1947 में देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब का संविधान उसके बाद लागू हुआ। संविधान को खतरा सिर्फ एक बार हुआ है, जो संविधान को रौंद करके आपातकाल लगाया गया, लाखों नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जुडिशरी को दबा दिया गया, और ये काम कांग्रेस ने किया था। उसके अलावा इस देश में कोई भी सरकार रही हो, किसी की भी रही हो, संविधान में थोड़े बहुत संशोधन तो हुए हैं, जो प्रक्रिया है वो होते भी रहेंगे, लेकिन संविधान के अनुसार ही काम चल रहा है। नहीं, जैसे ऑपोजिशन के लोग जो हैं वो कहते हैं संविधान से उनका ये भी मतलब है कि जो
इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सीडी है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो कहते हैं कि देख लीजिए ये स्थिति हो गई है संवैधानिक व्यवस्था की कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे भी अब कंट्रोल है, वो सब के सब तोता हो गए। कांग्रेस का इतना पुराना मसला था, चुनाव के ठीक पहले आपने अकाउंट सीज कर दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, जो आपके खिलाफ बोले उसके घर ईडी भेज दो, और आपके अपने यहाँ वाले सब क्लीन पी। तो वो कहते हैं कि ये संविधान पे खतरा है कि चूंकि संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण हो रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए, सरकार या कोई कानून या कोई अधिकारी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, आपको अधिकार है न्यायालय जाएंगे या नहीं है? हाँ है। और फैसला जो न्यायालय का फैसला किया हुआ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सरकार ने ना माना हो? न्यायालय जो भी फैसला आपके हक में करती है तो इम्प्लीमेंट होता है। जितने केस होते हैं ईडी ने, सीबीआई ने, किसी ने, वो लोग न्यायालय में गए, न्यायिक प्रक्रिया उन्होंने अपनाई, न्यायालय ने कहा कि नहीं आप प्राइमा फेसिया या जो चीज़ है आप कसूरवार लगते हैं, आपने अपराध किया है। तो इस देश में लाखों लाखों आदमी जेल में गए हैं, गरीब से लेकर किसी तरह से, कोई किसी केस के, कोई भ्रष्टाचार के, कोई चोरी के, कोई डकैती के, सबने न्यायालय का साथ लिया है। पहली बार हम देख रहे हैं कि जिनको न्यायालय ने कहा है कि नहीं, लगता है कि आप अपराधी हो, जब तक फाइनल फैसला नहीं होता आपको जेल में रखना जरूरी है। वो राजनीतिक पार्टी धरने कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही है, गुमराह कर रही हैं, जनता को भड़का रही हैं, किसके खिलाफ? संविधान के खिलाफ। अच्छा, जो संविधान ने कहा है कि एक सीआरपीसी के तहत व्यवस्था है, उसका समाधान जो है न्यायालय से होगा। हाँ। और न्यायालय के फैसले के बाद, न्यायालय का नाम लिए बगैर, नाम मोदी जी का, नाम भाजपा का, अरे आप भाई भारतीय संविधान के खिलाफ प्रदर्शन धरने कर रहे हो। फिर तो एक चीज़ भी हो सकता है कि जो जितने जितने गिरोह हैं, गैंगस्टर हैं, उनके पास भी हजारों हजार आदमी हैं, उनको जेल होगी तो वो उसको न्यायालय को घेर लेंगे, उन ज़्यादा से बड़ा संगठन कर देंगे, शासन के खिलाफ एक सेना बना देंगे। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है आजकल? हो क्या रहा है? आप संविधान को तो आप चैलेंज कर रहे हो, संविधान को तो आप नहीं मान रहे। इस देश की जो आज़ादी के बाद की जो शासन व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है, वो यही है कि आपने कोई कुछ आपके खिलाफ शासन काम करता है तो न्यायालय उसका फैसला करता है, न्यायालय में आप जाइए, आपको उससे रिलीफ मिलेगा। आप न्यायालय को चैलेंज कर रहे हो, और वो भी भीड़ तंत्र के द्वारा, और दोषारोपण कर रहे हो मोदी पे, भाजपा पे। नहीं, चुनाव के ठीक पहले मतलब अरेस्ट कर लिया गया अरविंद केजरीवाल को, उस पर क्या कहना है? कितनी बार नोटिस दिए थे पिछले 6 महीने से? उसको नोटिस दिया कि मुझे तो विपासना पे जाना है, उनको नोटिस दिया कि मुझे तो खांसी का इलाज करवाने जाना है, उन्हें नोटिस दिया कि वहाँ छत्तीसगढ़ के चुनाव चल रहे हैं, मुझे वहाँ जाना है। तो आप ये बताइए, जो नोटिस आ रहा है ये असंवैधानिक है। आज आगे से अपराधी से जो फोर्सेज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ये पूछा करेंगे कि भाई आप अगले 2-3 साल में आपसे कब पूछताछ की जाए कि जब आप बिल्कुल जो है प्रायोरिटी में, आपके पास सारे काम खत्म हो जाए, तब हमारे को प्रायोरिटी दे। क्या ऐसा शासन व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं? नहीं, वो तो ये कह रहे थे ना कि जो नोटिस आ रहे हैं ये असंवैधानिक है। तो वो कौन होते हैं? फिर न्यायालय का काम वो करेंगे, न्यायालय में जाके उसको डिक्लेयर करवा देते हैं कि संवैधानिक है। न्यायालय ने तो नहीं माना उसको। न्यायालय का मतलब उनके लिए, देश के दुनिया के 140 करोड़ लोगों के लिए कानून एक, और उनके लिए कानून अलग से। संविधान तो वो अपना बनाना चाहते हैं, संविधान को तो वो रोध रहे हैं, और सारी पार्टियां उनका साथ दे रही है। आप बताइए, जो ये भ्रम फैला रहे हैं, कौन संविधान को मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है? ठीक है, एक और मसला है
जिस पे बहुत चर्चा हो रही है वो है किसानों का मसला। किसान कह रहे हैं कि उनको दिल्ली जाने नहीं दिया, चलिए वो एक अलग मसला है। वो कह रहे हैं कि इस सरकार ने, चाहे वो चंडीगढ़ वाली हो या दिल्ली वाली हो, उनके साथ इंसाफ नहीं किया। अब आप कृषि मंत्री रहे हैं पूरे 4.5 साल, और किसानों का विरोध जो भी आप जो गांव में नहीं घुसने दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो सब के सब किसान ही हैं। चाहे आप उनको प्रायोजित बोलें चाहे जैसे भी बोलें, प्रायोजित भी हैं तो वो फिर किसानों के ही रूप में आपका विरोध हो रहा है, जो गांव में नहीं घुसने दे रहे और इधर उधर। उसके अलावा और कोई दूसरा मसला होता नहीं है। आप कृषि मंत्री थे, मतलब फिर भी नाराज़गी है लोगों में। देखिए शशि भाई, मैं किसान परिवार से हूँ, खेती भी करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि किसान को बहुत सारी चीज़ों की सुधार की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि उसको सुधारने के लिए हमारी पार्टी की कमिटमेंट रही है। हम कसूरवार अपने आप को मान लें कि पहले किसान बहुत समृद्ध था, किसान के पास हवाई जहाज चल रहे थे, किसान की बहुत अच्छी हालत थी, उसको हमने ख़राब कर दिया। हमने धीरे धीरे करके चीज़ों को बेटर किया है। हरियाणा को आप देखिए, कृषि का जो बजट था 800 करोड़ का, उसको 3900 करोड़ पे किया। नहरों का बजट 4-5 गुना बढ़ाया। बिजली के रेट पिछले 9-10 साल में 1 पैसा नहीं बढ़ाया। FPO बनाए, छोटे छोटे फार्मर के इकट्ठे होकर के क्लबिंग करके खेती करें, फसलों का विविधीकरण करें। 14 फसलें हरियाणा की MSP पे हमने खरीदी। किसान को खाते में सीधा पैसा देने का काम किया। और जो साहूकार के चंगुल में किसान था उसको निकालने का हमने काम किया। सबसे बड़ी मंडी जो है कन्नौर में हमने बनानी शुरू की। 72 घंटे में अगर पेमेंट नहीं की तो ब्याज देना शुरू किया। कितने सुधार के काम किए हैं पशुपालन के। फिर भी इतने किसान नाराज क्यों हैं? कहाँ नाराज? अरे आप, मैं गया मंडी में, लोगों ने कहा कि बहुत दुखी है। मंडी के अंदर ये मैं मानता हूँ टेम्परेरी जो है, सारे देश से सबसे बेहतर मंडी हमारी है। लेकिन भाई मंडियों की जो कैपेसिटी है, सारी मंडियों की 4-5 लाख मीट्रिक टन की है। हम प्रोक्योरमेंट करते हैं 70 लाख मीट्रिक टन की। अब किसान नहीं मानते कि हम तो 2 दिन में ही सारा लेके आएंगे, 3 दिन में लेके आएंगे। मंडियां भर जाती हैं, नीचे सड़क तक माल आ जाता है। तो उस वक़्त किसान को वेटिंग में भी रहना पड़ता है, थोड़ा सा दिक्कत भी होती है, मानता हूँ। लेकिन उसके लिए मैं कहता हूँ कि देश में जो सबसे अच्छी मंडी, सबसे अच्छा व्यवस्था है वो हरियाणा में है। फिर भी बारिश में और में लाइन लगने में मैं कहता हूँ किसान को दिक्कत होती है, उसको और सुधारते हैं। पिछले सालों के दौरान 10 साल के अंदर हमने मंडियाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं बनवाई हैं, कवर्ड शेड बहुत सारे बनवाए हैं, बहुत सुधार किया है। और किसान के मैं कहता हूँ कि पिछले साल जो धान का रेट किसान को मिला ऑल टाइम हाई। इस साल गेहूं की जो ईल्ड है पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा है। फसल के रेट जो हैं 2014 से हर चीज़ के, चना के, बाजरा के, कपास के, गेहूं धान के तो 60-70% ही बढ़े हैं, बाकियों के कोई भी दुगने से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हुए। एक जो आपने किया हुआ है ना कि पोर्टल के थ्रू बेचिए, उसमें कीजिए, उसमें किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। कोई वो कहते हैं यहाँ करवा लीजिए, वहाँ करवा लीजिए, वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ये सही है, टेक्नोलॉजी से कुछ लोग परेशान हुए हैं, लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं? हमारा जो हरियाणा का खजाना है, हरियाणा के गोदाम है, हरियाणा की मंडी है, हरियाणा के किसानों के लिए है। और इस देश में हरियाणा जैसी व्यवस्था, हरियाणा जैसी परचेज कहीं भी नहीं है। और आम तौर पे ये होता है कि हमारे आम बाजरा खरीद रहे हैं 2500 रुपये, राजस्थान में 1400 रुपये होता है,
तो पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है ताकि अपने ही किसानों का आए। इसी तरह से धान का मसला है, इसी तरह से गेहूं का मसला है। वो जो हम कर रहे हैं नीतियाँ बनाने के लिए, किसान को सुविधा देने के लिए कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि इससे थोड़ी अब शुरू में हम मोबाइल फ़ोन आते थे, इसमें भी दिक्कत थी। आज हरियाणा का हर किसान खेत में सब मोबाइल फ़ोन रखता है। शुरू में हमें नहीं, अभी भी इसमें मोबाइल के सारे फंक्शन जो 10-12 साल के बच्चे को है वो हमें नहीं आते। लेकिन कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो थोड़े से दिन दिक्कत होती है, लेकिन ये किसान हित में ही की गई है, आम आदमी के हित में की गई है। आपकी पार्टी बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिला तो जेजेपी के सहारे आप सरकार चला रहे थे। अब जब दुष्यंत सरकार से बाहर हो गए तो कह रहे हैं कि देख लो, जब मैं था सरकार में तो किसानों को समय पे पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा था, लिफ्टिंग मंडियों से एकदम चौकस तरीके से हो रही थी। अब जिस दिन से मैं हटा हूँ, न किसानों को ढंग से पेमेंट हो पा रहा है, मंडियों में लिफ्टिंग नहीं हो पा रही, मीटिंग्स तक अधिकारियों के साथ नहीं हो पा रही। कह रहे हैं कि देख लीजिए मेरे होने और नहीं होने का ये क्या फ़र्क है। देखिए, कृषि मंत्री मैं था, मंडियाँ मेरे पास थी, मार्केटिंग बोर्ड मेरे पास था, खरीदारी की जिम्मेदारी मेरे पास थी। तो अच्छा हुआ बुरा हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। अब वो कहाँ से कहते हैं कि उस टाइम कमाल कर दिया था और आज ख़राब हो गया है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मतलब वो जो कह रहे हैं कि उस वक्त उनके रहते भर में, है ना, ये जो मंडियों से उठान और ये सारी चीज़ें हो रही थी वो बेहतर था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं मंत्री मैं था, मार्केटिंग बोर्ड मेरे पास। मैं ये नहीं कह रहा कि अब खराब हो गया है। हाँ, अभी नहीं भी नहीं, वैसे ही चल खराब रहा है। नहीं, मतलब वो जो क्लेम कर रहे हैं दुष्यंत कि ये सब मेरी वजह से हो रहा था, तो आप ये कह रहे हैं कि उनका कोई रोल नहीं था, वो मैं तो मंत्री आप रोल थे। तो सारी गवर्नमेंट की, एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सभी का होता है। लेकिन मैं रिकॉर्ड की बताना चाहता हूँ कि ये भाग मेरे पास था, सारे हरियाणा की मंडियाँ मेरे पास थी और मंडियों की व्यवस्था मैं देता था, मंडियों के अंदर जाता था। और अब मंत्री ना रहने के बाद भी भिवानी जिले की सभी मंडियों फिर भी गया, हमें वित्त मंत्री हों, मंत्री कहीं भी जा सकता है। तो अभी भी व्यवस्था कोई ख़राब नहीं है। चलिए ठीक है, हम जरा भिवानी पे आ जाते हैं। अब आप पहचानते ही होंगे, किरण चौधरी हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, बिल्कुल हमारे बंसीलाल परिवार की विरासत आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल। तो शाम से एमएलए हैं। श्रुति को टिकट नहीं मिला, रौदान सिंह को मिल गया। भिवानी में अब क्या इक्वेशन देखते हैं? उधर जेजेपी से राव बहादुर, उधर कांग्रेस से रौदान सिंह। देखिए, भिवानी की जनता, और ये एकमात्र ऐसी सीट है, या एक गुड़गांव में भी थोड़ा सा नूह वाला इलाका लगता है, जिसमें भिवानी का पूरा हिसाब किताब और महेंद्रगढ़ का पूरा हिसाब किताब, ये दोनों एकदम बहुत मायनों में एकदम अलग है। जातीय समीकरण, खान पान, मतलब बहुत डिफरेंस है दोनों में। 9 सीटें होती हैं, उसमें एक चरखी दादरी का 1 सीट इसमें लग जाता है। शशि भाई, लंबे समय तक पूरे प्रदेश में भी और विशेषकर भिवानी में चौधरी बंसीलाल जी का बड़ा वर्चस्व रहा है। और यहाँ की जनता हमारे से पहले वाली पीढ़ी या हमारी पीढ़ी इमोशनल रूप से उनसे जुड़ी रही है, परिवार का बहुत मान सम्मान करती रही है और समर्थन भी करती रही है। पहली बात तो ये लोगों के गले में बिल्कुल नहीं उतर रही कि चौधरी बंसीलाल के परिवार से, जिसको लोग हरियाणा निर्माता भी कहते हैं, और उन्होंने हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव भी, आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा, तो कि उनको राजनीति से बाहर कर दिया जाए। और ये दुर्भाग्य है। मतलब अगर एमपी का टिकट नहीं मिला तो राजनीति से बाहर हो गई। नहीं, पहला चुनाव है जिसमें नहीं मिला, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, कि उनके, ये मैं
किरण चौधरी श्रुति नहीं, चाहे सोमवीर है या रणबीर महिंद्रा है या कोई और है, पूरी फैमिली को मिलाकर। हर चुनाव में उनकी फैमिली कहीं ना कहीं होती थी। हम्म, पहला चुनाव है कि उनकी फैमिली कहीं नहीं है। बाहर है। और हरियाणा के अंदर एक प्रथा है, राजनीतिक घराने हैं तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए किसी भी तरह का कंपटीशन किल कर देते हैं, हम्म, खासकर कास्ट, अपनी कास्ट में। समझा नहीं मैं। भाई ब्राह्मण परिवार है तो अपने बेटे के लिए आगे ब्राह्मण से कोई कंपटीशन ना हो, जाट परिवार है तो अगली पीढ़ी के लिए कोई जाट का उभरता हुआ नेता हो, उसको ना चले कोई और। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बंसीलाल फैमिली में बाकी कोई और बाहर, फैमिली के बाहर का ना है? बंसीलाल नहीं, किसी फैमिली किसी भी, ठीक है, हम हाँ, भिवानी में है तो आप मतलब एक उदाहरण ले लें। देखोगे आप, एक चीज ध्यान से देखो कि आज कांग्रेस के अंदर तो वर्चस्व टिकट बांटने में किसका दिखाई दिया आपको? मतलब लोग कह रहे हैं कि हुड्डा साहब का वर्चस्व दिखाया। आप क्या कह रहे हैं? मतलब मैं आपको तो क्या वही लगता है? कहता हूँ ना जो लोग कहते हैं, मैं तो आई आप ना हूँ। कहते हो, आपने कह दिया। और लोग ये भी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब राजनीति किसके लिए कर रहे हैं? ये भी कह रहे हैं, आप लोग, सब लोग कह रहे हैं कि बाबू बेटा आप लोग कह तो रहे हैं दिन ना। भर बोलते हुए अब बड़े सुनता ध्यान हूँ। से देखो कि हमारे, मैं उसी कम्युनिटी से हूँ, जाट परिवार से। मैं साधारण, मैं कोई बड़े घराने का नहीं हूँ, साधारण छोटे से परिवार का हूँ। अब बड़े बड़े जाटों में परिवार कौन है उनको? इस कांग्रेस के अंदर, विद इन कांग्रेस, बड़े ढंग से वीरेंद्र सिंह का बेटा कांग्रेस में गया था, उसको निपटा दिया। वो पढ़ा लिखा था, सेम एज ग्रुप का था, क्या नाम है उनका? विजेंद्र सिंह। आईएएस है भाई, मतलब अरे यहाँ बंसीलाल के घराने में जो थे, चाहे वो श्रुति चौधरी हो, चाहे रणबीर महिंद्रा का बेटा हो, उनको निपटा दिया। और मोटे तौर पर पिछली बार कांग्रेस को 10 में से 4 टिकटें मिली थी, कि टिकटों की जरूरत नहीं है कि मैं अकेला। अच्छा, मतलब 10 में से 4 मिली थी जाटों को। इस बार 2 दी कांग्रेस ने, कि भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला भी काफ़ी हूँ। अच्छा, ऐसा लगता है। अच्छा, ऐसा लगता है आप? जी हाँ, जी। हाँ, तो इसका जो जनता है बड़ी ध्यान से देखती है, बड़े ध्यान से रिएक्शन भी होता है और फैसले भी करती है। भिवानी में मायूसी आई है कांग्रेस के, आम जनता के। मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं, भिवानी का, मैं तो कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहा हूँ। लेकिन जो ये टिकट यहाँ जिस ढंग से आई है, जिस तरह से तुष्टीकरण किया साथ में, कि यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर 4 क्षेत्र अहिरवाल के हैं, 5 विधानसभा जो है जाटों की है, कि कांग्रेस को लगता था कि इसको अपने किसी चीज़ पे वोट नहीं मिलेगा तो उसको पोलराइज करो, कास्ट बेस पे लेकर। तो वहाँ से अहिरवाल से उन्होंने टिकट दी, उसमें एक तो पोलराइज हो जाएगा जो वो मानते हैं, और एक ये जो है आगे का कंपटीशन किल हो गया। एक कास्ट में एक ही लेता रहे। अच्छा, तो मतलब बाकी एक कास्ट में, एक पार्टी में एक ही नेता रहे। एक ही नेता रहे। तो ये जो दलाल साहब आप बात कह रहे हैं, ये तो सभी लोगों पे लागू है, ये आपकी पार्टी के नेताओं पे नहीं है क्या? कि जितने पुराने दरी बिछा उठाने वाले लोग थे। मैं कहता हूँ कि मैं जो हुआ है, ताज़ा हुआ है, मैं तो उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ एक पार्टी की जो हुआ है, मैं हो सकता है कि आई मे बी रॉन्ग। इसका चुनाव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब आप बीजेपी से हैं तो आपको तो सब भगवा भगवा ही नजर आएगा, लेकिन अगर थोड़ा न्यूट्रल होकर के अगर सोचें तो ये नहीं है कि रावदान सिंह को अहिरवाल बेल्ट में वो मोबिलाइज कर लेंगे, हुड्डा साहब जाटों को मोबिलाइज कर लेंगे तो ये एक बड़ी ताकत बन जाएगी, और शायद इसी सोच की वजह से वो टिकट दी गई हो। मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बार बार कहता हूँ, हिंदुस्तान का मतदाता बहुत समझदार है। ये चुनाव देश का है, ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का है। और मतदाता बिल्कुल, जब हमारा देखते हैं कि 4 महीने पहले एक पार्टी को जिताते हैं, 4 महीने बाद सारे पलटी मार के लोकसभा की सीटें दूसरी पार्टी को देते हैं। वो तो एक मतदाता हाँ, बहुत मतलब लोकसभा का मूड अलग है, विधानसभा का अलग है, पंचायत का तो अलग ये है। लोकसभा का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जो मतदाता है
वो सही फैसला लेगा। ठीक है, ये आपके कैंडिडेट कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर प्रधानमंत्री का चुनाव है, मोदी के नाम पे वोट दे दो। कोई कैंडिडेट मतलब अपने कैंडिडेट के नाम पे तो कोई वोट मांग ही नहीं रहा है। कैंडिडेट खुद भी कह रहा है कि मुझे जिता दो इसलिए कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जो आदमी 10 साल एमपी रह गया हो वो ये नहीं बता रहा है कि भाई 10 साल तुम्हारे एमपी रहने के बाद मैंने तुम्हारे इलाके के लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। वो भी यही भजन गा रहा है कि 370 हटा दिया जी, तो मंदिर बनवा दिया जी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, नहीं तो राहुल गांधी आ जाएगा इसलिए वोट दे दो। देखिए शहर जी, गाँव का चुनाव होता है तो गाँव के मुद्दे होते हैं, म्यूनसिपैलिटी का चुनाव होता है म्यूनसिपैलिटी के मुद्दे होते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है तो डेवलपमेंट के इस तरह के मुद्दे होते हैं, लोकसभा का चुनाव पार्लियामेंट में कानून तो पास सर करने ये का। पता है कि वो पार्लियामेंट का चुनाव है और वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन मतलब आप 10 साल अगर एमपी रह जाते हैं तो ये बनता नहीं है क्या कि एमपी सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए है या इलाके में का भी वो रिप्रेजेंटेटिव है? अब एमपी मुझे बताइए लोकसभा में इलाके का क्या 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 चेंज करवाएगा? क्यों? गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, उसको वो तो इम्प्लीमेंट करते कराना। वो तो करते ही करते हैं जो चीज़ें। अच्छा। वो तो मोदी जी ने वैसे ही किया है, सारे डीबीटी के माध्यम से जनधन अकाउंट, कोरोना के अंदर इतना ज़बरदस्त प्रबंधन करना, सड़कों का जाल बिछ रहा है, मेट्रो चल रही हैं, एम्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। तो फिर एमपी का क्या काम है? एमपी का क्या काम है? भाई एमपी का मतलब सिर्फ हम इसलिए वोट दें कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना एमपी में है। से ही मिनिस्टर बनते हैं। हाँ। वो एमपी वही पार्लियामेंट में कानून पास होते हैं। तो सब तो मिनिस्टर नहीं बन हाँ, तो जाएंगे ना। बाकी तो जो है पॉलिसी मैटर है, जो सुविधा जो बात होती है उसमें जो करना हो करे। अपने विशेष कोई बात आती है अपने क्षेत्र की वो उठाए, प्रोजेक्ट मांगे, कोई हाईवे मांगना है, कोई एयरपोर्ट मांगना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मांगना है, पार्लियामेंट से तो वही होगा। कोई एक तो वो गली मांगेंगे ना एमपी। हाँ तो वो तो सब मांगते ही हैं। तो 10 साल में क्या क्या मांगा? जो 10 साल से एमपी हैं और तीसरी बार भी लड़ रहे हैं तो उनको बताना चाहिए ना कि ये मांगा भी है और बताते भी हैं। हाँ। मैं तो अधिकतर भाषण यही सुनता हूँ कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वो तो वोट है दे ही दो। देश का मुद्दा, लेकिन इलाके की बात भी है, कहने के लिए हमारे पास बहुत है। मैं बता देता हूँ आपको कि जितने 50-60 साल में सड़कें नहीं बनी, हाईवे उससे ज़्यादा अब बनी है, यूनिवर्सिटी जो है उससे ज़्यादा अब बनी है, मेडिकल कॉलेज अब बने हैं, एयरपोर्ट जो है अब बने हैं, आईआईएम अब बने हैं, एम जो है अब 7 थे 20 पे हो गए हैं, डिफेंस का है हमारा वो डिफेंस की सड़कें अब ज़्यादा हुई हैं, फौज के अंदर हमने हथियार अच्छे खरीदे हैं, गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोले हैं, 80 करोड़ लोगों के लिए हम अनाज दे रहे हैं। और सबसे देशवासी ये मानते हैं कि इस कोरोना के संकट में या आपको ये लगता मोदी की है जगह कोई और प्रधानमंत्री होते तो वो कल्पना भी करके शेर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता। मतलब मोदी जी के आने के पहले देश चल रहा था कि नहीं चल रहा चल था? रहा था, चल रहा, ये ऐसी बीमारी नहीं आई थी। मतलब ऐसी बीमारी कंप्यूटर आया था ना, ये वाली ऐसी बीमारी में चलिए ईश्वर जब न सारा करे कि देश सारा देश ईश्वर न करे कि कभी ऐसी बीमारी दोबारा आए। मोदी लेकिन जी हम लोग ने जब छोटे थे तो सुनते थे कि कॉलरा आ गया गांव में तो हैजा आ गया। ये टीका कितने पहले बने हैं। टीका नहीं, ऑक्सीजन के लिए किस तरह स्पेशल ट्रेन चलाई, स्पेशल हवाई जहाज चले, कैसे टैंकर बने, एक कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई, तो ऐसा वार फुटिंग पे जो मैनेजमेंट था। तो सर सबका रोल था ना, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल ना लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होते मोदी जी या केंद्र सरकार। ये तो आप लोग कहते हैं ना सर, बीजेपी वाले कहते हैं। हाँ, कांग्रेस वाले कहाँ कह रहे हैं ये बात? कांग्रेस वाले तो टीका भी नहीं लगवाया था कि कोरोना में नहीं, उन्होंने भाई उस टीके की रिपोर्ट आ गई है कि उसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के रेट बढ़ गए हैं। अभी रिपोर्ट आ गई है कि कोविशील्ड की वजह से है ना, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, आजकल खूब चल रहा है। मेरी बात सुनिए शशि जी, हर चीज की, हर दवाई का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, लेकिन क्या उस साइड इफेक्ट से उस वक्त फैसला ये करना पड़ता है, तो फैसला ये करना पड़ता है कि इसमें थोड़ी सी कमी भी है तो इसका इफेक्ट आएगा, 20-25 साल निकले या उसको उसी टाइम मरने दे। मैं इसलिए कहता हूँ कि कोविशील्ड उस वक्त आया तो उस वक्त जान बचाना जरूरी था। अब उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होगा तो बाद में पता चलेगा, उस वक्त बनाते वक्त तो पता चला नहीं। बताइए जो वैक्सीन आई थी क्या उसने कोई जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल
पास हुई थी वो सारी। भाई उसके मैं ये खुद मानता लेकिन हूँ कि जो फिर भी उसके जो आफ्टर बहुत सारी इफेक्ट है दवाइयाँ वो हैं, बाद में पता चलेगा। हाँ, तो उस वक्त जान बचाना बहुत बहुत जरूरी था। जान तो उस बचाना वक्त जरूरी था। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ और ये सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि अब जो थ्योरी आ रही है कि जो उससे हार्ट अटैक बढ़ रहा है उससे, वो ठीक है उसका होगा, लेकिन उस वक्त तो मतलब हार्ट अटैक और दुनिया जहान की चीज़ें तो बात की थी, यहाँ तो पट पट आदमी मर रहा था, वो बचाना जरूरी था। वो तो एकदम अलग विषय है। उसको तो मैं भी उसका मतलब ये कहता हूँ कि वो वैक्सीन बना तो टेस्ट होगा, लैब टेस्ट होगा, उस वक्त के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक ठीक था। अब इसके लॉन्ग रन में साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन उस वक्त जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी था। बहरहाल, तो फिर ये क्या माने कि हरियाणा में कितनी सीटें आ जाएंगी आपकी पार्टी को, कितने कमल खिल जाएंगे? पिछली बार कितनी आई थी लोकसभा? जहाँ तक मुझे याद है 10 आई थी शायद, और 10 के आधार पे 75 कह रहे थे विधानसभा में। 75 की तो बात विधानसभा में मतलब कर लेंगे। हाँ, अब तो अभी तो 10 की चुनाव है और साथ में एक एडिशनल है, तो 11 हो 10 जाएंगी। की 11 हो जाएगी। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हुड्डा साहब कह रहे हैं कि साउथ तो साफ हो गया, नॉर्थ हाफ हो जाएगा। उसी नॉर्थ में हरियाणा भी आता है, कह रहे हैं कि हाफ हो जाएगा, हाफ से 1 इंच आगे बढ़ पाना बीजेपी के लिए मुश्किल है। और ये जो 400 कहते हैं, 100 150 पहुंच जाए तो गनीमत है। अब वो अच्छा सोचना चाहिए उनको, जहाँ है विशफुल थिंकिंग होनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए उनको। अच्छा सोच रहे, ठीक है। तो आपको लगता है कि 10 वक्त बड़ा वक्त वक्त तो बलवान है ना, वक्त काटने के लिए अच्छे से हौसला रखना चाहिए। अच्छा, ये उनके लिए कह रहे हैं या अपने लिए? हमारा तो वैसे अच्छा है। आपका अच्छा है, मतलब आपके अच्छे दिन चल रहे हैं? क्यों नहीं चल रहे हैं? नहीं, हम जो है हमारे जैसे गरीब घर के बच्चे को जनता आशीर्वाद दे करके सेवा का मौका दे रहा है, इससे अच्छा हमारे लिए क्या होगा। तो आपको लगता है कि 10 आ जाएंगी? बिल्कुल। 8, 9, 7, 6, 9? क्यों? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वजह मैंने वजह आपको बताया है कि वोट देते वक्त मतदाता एक तरफ शक्ल देखेगा मोदी जी की, एक तरफ जो हमारे राजकुमार जी की, हाँ, और फिर टन देशी कमल के निशान पर बटन जाएगा, हाथ जाता है, सभी का जाता है। बताते हैं हमारे को, नाराज भी होते तो भी कहते हैं मैंने आखिरी सेकंड पे इधर से हाथ हिला करके मोदी जी को दे दी। अच्छा, चलिए 4 जून को देखते हैं जी कि मतलब टन टन कितना हुआ ईवीएम पर। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और इस लजीज खाने के लिए भी। तो ये दलाल साहब हैं, थोड़ा आम लो, सुलझे। हाँ मैंने ले लिया, वो आपका ही कोटा बचा हुआ है, आपका ही कोटा बचा थोड़ा हुआ है। आप लो। ना मैंने लिया, आपको दे रहा हूँ। तो ये आम है, आम के आम गुठली के दाम। एक तो कहावत है अंगूर खट्टे हैं, ये सब चलती है का मतलब ये कहावतें हैं। 4 जून को देखते हैं क्या होता है। ये जो आम देख रहे हैं ये किस पार्टी में और इसकी गुठली कहाँ चली जाती है, देखना दिलचस्प होगा। बाद बाकी हम तो थर्मामीटर ही लगा सकते हैं, टेम्परेचर आपको ही नोट करना है। 4 जून को जिसके यहाँ लड्डू बटेगा उसी के यहाँ चलेंगे। बाद बाकी ये ज़रूर है कि 25 मई को जब मतदान होगा तो अपने मनपसंद कैंडिडेट को, जो भी आप जैसा भी आप उचित समझें, जो भी आपका एजेंडा हो, जो भी आपके इश्यूज़ हों, उनको ध्यान में रख करके वोट दीजिए। कई लोग कहते हैं कि मुझे कोई भी पसंद नहीं, सारी पार्टियां बेकार हैं, ये है वो हैं। आपके लिए भी एक नोटा बटन है। और आपको ये बता दूं कि अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में नोटा को मिलने वाले वोट अगर सबसे ज़्यादा हुए तो वो चुनाव रद्द हो जाएगा, दोबारा चुनाव होगा। तो आप नोटा की भी अहमियत को समझिए। बाद बाकी 4 जून का इंतज़ार कीजिए और हमारे थर्मामीटर वाले एपिसोड का, अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।